नमस्कार दोस्तों। 9 जनवरी 1915 जब भारत स्वतंत्रता की आशा व गुलामी की आग में तपता जा रहा था, इसी बीच आगमन होता है महान स्वतंत्रता सेनानी व अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी व इरविन के बीच में समझौता हुआ। इसमें अनन्य राजनीतिक गतिविधियों पर समझौता शामिल था, जिसमें गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का शामिल होना, राजनीतिक गतिविधियों कैदियों को जेल से रिहा करने से संबंधित बातें, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की फांसी संबंधित बातें। 23 मार्च 1931 भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। इसमें कोई भी भारतीय न होने के कारण पूरे भारत में इसका जी भर के विरोध हुआ। इसमें विरोध करते करते लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया तथा उनकी इसमें मृत्यु हो गई। इसी में गोविंद बल्लभ पंत आजीवन अपंग हो गए। 30 जनवरी 1948 5:17 पर नई दिल्ली के बिरला भवन में के बाहर जैसे ही गांधी जी प्रार्थना सभा की ओर जा रहे थे, उन्होंने सामने देखा। जैसे ही बाहर देखा, उनके सामने नाथूराम गोडसे पिस्तौल ताने खड़ा था। आते आते उसने गांधी जी को 3 गोलियां मारी, जिसमें एक गोली उनके सीने पर तथा 2 पेट में लगी। ये नहीं गांधी जी के पूरे जीवन की कथा। चलिए शुरू करते हैं। महान क्रांतिकारी व अहिंसा के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी तथा माता पुतलीबाई थी। इस हुकूमत में भी इनके पिता राजकोट के दीवान थे। इनके जीवन पर जैन धर्म का गहरा प्रभाव था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 4 सितंबर 1888 को इंग्लैंड गए और 3 साल बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। 1891 में भारत वापस आ गए। 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए डरबन साउथ अफ्रीका गए। 9 जनवरी 1915 को 21 वर्ष अफ्रीका में रहने के बाद भारत लौटे। भारत लौटने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनके बाद में राजनीतिक गुरु बने, इन्होंने ही इनको बुलवाने भेजा था। इधर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। अंग्रेजों ने भारतीय सेना को फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करने को कहा। सेना ने समुद्र पार युद्ध करने से मना कर दिया। फिर तमाम कोशिशों के बाद अंग्रेजी सरकार ने इस आधार पर गांधी जी को मनाया कि प्रथम विश्व युद्ध में विजय होने पर भारत से ब्रिटिश प्रभुत्व समाप्त कर दिया जाएगा तथा राजनीतिक सत्ता भारतीयों को दे दी जाएगी। महात्मा गांधी मान गए, इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहते। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि भारतीय मुस्लिम युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि उन्हें ईरान के खिलाफ युद्ध करना था, जहाँ पर उनके खलीफा का शासन था। आपको बता दें कि खलीफा का पद मुस्लिम समुदाय में पैगंबर के बराबर का पद होता है। मतलब खलीफा को ही पैगंबर का मुख्य उत्तराधिकारी माना जाता है। चूँकि खलीफा ने जर्मनी व ऑस्ट्रिया से गठबंधन किया था, जब युद्ध खत्म हुआ तो इस ईरान को बिखेर दिया गया तथा वहाँ के खलीफा को भी सत्ता से हटा दिया गया। इसीलिए भारतीय मुसलमानों में अली बंधु, शौकत अली व अब्दुल कलाम आज़ाद ने मिलकर खिलाफत आंदोलन को बढ़ावा दिया। आज़ादी के लिए लड़ रहे हिंदू व अन्य राजनीतिक दल तथा मुस्लिम समुदाय खिलाफत आंदोलन की तरफ झुकाव से ब्रिटिश सरकार को चिंता में डाल दिया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय सेना को जो फल के रूप में वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ और उसके बदले में 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत में पृथक निर्वाचन प्रणाली और ला दी। इससे परेशान होकर भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज जो थी अंधाधुंध आंदोलन की तरफ बढ़े। भारत में पॉलिटिकल सिस्टम बिगड़ गया। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार को चिंता में डाल दिया। भारतीयों को रोकना अब मुश्किल हो चुका था। ब्रिटिश सरकार ने तंग आकर एक बिल पास किया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। 21 मार्च 1919 को यह पारित किया गया। इस एक्ट से किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार करके उसको 6 माह के लिए जेल में डाला जा सकता था। रॉलेट एक्ट का यूज करके 2 नेताओं को अरेस्ट कर लिया, जिसमें डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू शामिल थे। दोनों नेता पंजाब के अग्रणी नेताओं में से एक थे। इनकी अरेस्टिंग ने पूरे पंजाब को झकझोर दिया। इनकी रिहाई के लिए पूरे पंजाब ने एक धरना प्रदर्शन करने का सोचा और 13 अप्रैल का दिन निश्चित किया। जगह जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 का दिन था। शाम के 4 बजे थे। शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। तभी वहाँ पर जनरल डायर ओ आया और उसने कहा कि 5 मिनट में पूरी की पूरी जलियांवाला बाग खाली कर दो। वहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ होने के कारण सभी व्यक्ति एक साथ भाग न पाए और उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। फायरिंग होने लगी। हजारों लोगों की जान गई, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। खिलाफत आंदोलन जोरों पर था। तभी गांधी जी ने सोचा, अगर सभी भारतीय संगठन अलग थलग होकर आंदोलन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ब्रिटिश सरकार ऐसे ही प्रोटेस्ट का दमन करती रहेगी। इसीलिए हम सबको एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। इसीलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के नेताओं को एक साथ मिलाकर असहयोग आंदोलन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लागू करने का सोचा। इसको 4 सितंबर 1920 को लॉन्च किया गया।
यह गांधी जी का इतने बड़े पैमाने पर सबसे पहला सत्याग्रह था जो ब्रिटिश पॉलिटिकल और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में कॉरपोरेट करने से मना करने के लिए स्टार्ट किया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रोड्यूस की गई सभी वस्तुओं को परित्याग करने का उद्देश्य से इसको असहयोग आंदोलन को लॉन्च किया गया था। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1921 में 396 हड़तालें और 6 लाख जिसमें श्रमिक शामिल थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने से पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि ये नॉन वायलेंसेबल होगा। इसी बीच में एक घटना घटी, चौरी चौरा कांड। बाद में 1922 की यूपी के जो उस समय संयुक्त प्रांत था, इसमें गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पुलिस थाने पर आक्रमण करके उसमें आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार व 22 सिपाही मारे गए। अब तो यह घटना वायलेंसेबल हो गई और गांधी जी को यह आंदोलन जो सीधे स्वराज की तरफ जा रहा था बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि असहयोग आंदोलन के जरिए गांधी जी ने जनता को भड़काया है। इसके जुर्म में गांधी जी को 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा किया गया था। बाद में असहयोग आंदोलन उस समय शीर्ष पर था, तब गांधी जी ने इसको वापस लेने की घोषणा की तो कुछ नेता इससे नाराज होकर और सीआर दास ने तो अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक दे दिया और 1929 में सीआर दास ने जैसी ही एक पार्टी स्वराज पार्टी बनाई। अब जब भारत शासन अधिनियम 1919 बना तो उसमें लिखा था कि 10 वर्ष बाद पॉलिटिकल प्रोग्रेस या कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की जांच की जाएगी। उसके बाद में पता चलेगा कि भारत को सत्ता सौंपनी है या नहीं देनी है। तो 10 वर्ष बाद चूंकि बनना था 1929 में, लेकिन वहाँ पर थे चुनाव। 1928 में कमेटी बनकर तैयार हो गई। इस कमेटी का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत में पॉलिटिकल प्रोग्रेस या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जाँच करने के लिए आया था। इसको एग्जामिनेशन के लिए आया था। इसमें 7 मेंबर्स थे, सभी के सभी ब्रिटिश थे। इसीलिए इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज व मेन लीडर्स ने इसका स्ट्रांगली विरोध किया, जिसमें मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य महत्वपूर्ण नेता शामिल थे। साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। फाइनली 1930 में अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसमें विरोध करते करते लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया तथा उनकी मृत्यु हो गई। इसी में विरोध करते करते गोविंद बल्लभ पंत पर लाठीचार्ज किया गया तथा वे आजीवन अपंग हो गए। पूरे भारत में साइमन गो बैक के नारे लगे। इसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन में असेंबली को दी। चूँकि भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका समर्थन नहीं किया था, सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पर विचार के लिए 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया। पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी लीडर शामिल नहीं हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब जब पहले गोलमेज सम्मेलन में आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी नेता ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो उस समय इंडियन नेशनल ही भारत थी और पूरा भारत नेशनल कांग्रेस में ही था। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को शामिल करने के लिए इरविन को गांधी जी से बात करने के लिए भेजा। इसलिए 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ गांधी और इरविन के बीच में। इसे गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहा। गांधी जी ने सभी राजनीतिक कैदी जो कि 1928 के आंदोलन में विरोध प्रदर्शन कर रहे जब गिरफ्तार हुए थे, उनको रिहा करने से संबंधित बात को इरविन से बना लिया, सिवाय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी के। इसके बाद कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्यों में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय शामिल हुए। महात्मा गांधी को लेने के लिए एसएस राजपुताना जहाज आया था। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। बी आर अम्बेडकर ने फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। अब अंग्रेज तो यही चाहते थे। 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया, जिसमें मुसलमान, सिख और अनुसूचित जातियों को अलग अलग निर्वाचन मंडल देने की बात की। गांधी जी को नहीं सजा। गांधी जी ने आमरण अनशन किया। इसी समय गांधी जी नहीं चाहते थे कि इसके माध्यम से अंग्रेज भारतीयों को बांटे, इसलिए गांधी जी ने आमरण अनशन किया। गांधी जी वैसे भी इतने सूखे थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी। तभी अन्य नेताओं ने आमरण अनशन खत्म करने के लिए अम्बेडकर से बात की। तब अम्बेडकर व गांधी के बीच में पूना पैक्ट होता है। इसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट और गोलमेज सम्मेलन के एनालिसिस के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम तैयार हुआ। यह अब तक का सबसे बड़ा ब्रिटिश कानून और संवैधानिक दस्तावेज था। इसमें भारत के सभी प्रांतीय व राज्यों को मिलाकर अखंड ब्रिटिश भारत बनाने का प्लान था। शर्त यह थी कि सभी शाही राजाओं को हिस्सा लेना होगा। शाही राजा ना माने और अखंड भारत संघ ना बन पाया। इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत तभी प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। इसी के तहत 1937 में प्रांतों में चुनाव हुए। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं कि इसमें सिंध बम्बई से अलग हो गया, बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग होना पड़ा। इसी के तहत
1 अप्रैल 1937 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई और भारत में पहली बार चुनाव हुए। ब्रिटिश भारत के 5 राज्यों में यानी प्रांतों में कांग्रेस की स्वतंत्र सरकार बनी तथा 2 प्रांतों में मिलीजुली सरकार बनाई। ये 5 राज्य थे मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और बरार। इसके ठीक 2 वर्ष बाद इधर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और अब ब्रिटिश ने बिना पूछे, यहाँ की सरकार के नेताओं से बिना पूछे भारत की सेनाओं को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व करने के लिए ये कांग्रेस नेता नाराज हुए और इसके विरोध में भारत के 7 प्रांतों में जहाँ पर कांग्रेस की खुद की व मिक्स सरकार थी, वहाँ नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफे बड़े देश को चलाने के लिए राजनीतिक नेटवर्क की ज़रूरत होती है। इन नेताओं ने इस्तीफे के बाद वहाँ की राजनीतिक सत्ता पूरी तरीके से बिगड़ रही थी। इसी के संबंध में बात करने के लिए एक और समझौता करने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के रूप में एक समझौता आया। इसमें लिन लिथिगो व कांग्रेस के बीच समझौता होना था। उधर 24 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान के लिए अलग देश की मांग की। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया, जिसका उद्देश्य सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना की कड़ाई व भरपूर पार्टिसिपेशन था। भारत छोड़ो आंदोलन इसी बीच में स्टार्ट होता है। यूरोप में युद्ध 8 मई 1945 को समाप्त हो गया और आधिकारिक तौर पर 2 सितंबर को समाप्त हुआ था। इसी समय ब्रिटेन में आम चुनाव हुए और वहां लेबर पार्टी की सरकार बनी और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। मौका देकर गांधी जी ने भारत छोड़ो का नया नारा एक दिया। इतिहास में यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ये सत्ता संघर्ष के मुख्य नेताओं में से एक थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड को पूरी तरीके से उलझा देख सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। तो वहीं मौका देकर 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा दिया और खुद यरवदा जेल में, जो कि आगा खां पैलेस के सरकारी सुरक्षा में चले गए। 3 अगस्त 1942 को बचे लाल बहादुर शास्त्री ने इसे पूरे भारत में प्रचंड रूप दे दिया, इसको भारत छोड़ो आंदोलन को। 19 अगस्त 1942 को शास्त्री जी भी अरेस्ट हो गए। 9 अगस्त को सभी कांग्रेस नेता अरेस्ट हो चुके थे। सरकारी आंकड़े के अनुसार इस आंदोलन में 940 लोग मारे गए, 1630 घायल हुए और 18,000 DIR में नज़रबंद हुए। 60,229 अरेस्ट हुए थे। यह आंदोलन अपना प्रचंड रूप ले चुका था। अब 1945 ब्रिटेन में चुनाव थे। उन्होंने सबसे पहले भारत के लिए एक शिष्टमंडल तथा भारत में संविधान बनाने के लिए कमेटी तैयार करवाने के लिए एक कमेटी रेडी की, जिसका नाम कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए, स्टेफन क्रिप्स, लॉरेंस पैंथिक और A.V. अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को यह भारत आया। इसने आते आते अंतरिम सरकार के गठन तथा संवैधानिक सभा का चुनाव की सिफारिश की। 2 सितंबर 1946 को भारत ने 74 साल बाद सत्ता अपने हाथ में ली। इसमें जवाहरलाल नेहरू उपराष्ट्रपति थे तथा वास्तविक प्रधानमंत्री बने थे। 1946 में पूरे भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, पर जब बंटवारा हुआ तो 15 अगस्त 1947 को सीटें 299 रह गई। संविधान सभा ने 1 दिसंबर 1946 से कार्य करना आरंभ कर दिया, जिसमें इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा इसकी लास्ट बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई। इसने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 165 दिन में भारत का संविधान बनाकर तैयार कर लिया। संविधान कैसे बना, इस पर पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अब 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश सत्ता से स्वतंत्र हो गया। अभी स्वतंत्रता को महज 5 माह ही हुए थे कि बंटवारे के बाद भी सांप्रदायिक हिंसा, जैसा कि मुस्लिम लीग पहले से कर दिया रही थी, भरी नरसंहार हो रहा था। इसे दूर करने के लिए वह पाकिस्तान को नया संविधान बनाने व अपना खर्च के लिए 55 करोड़ दिए जाने के संबंध में गांधी जी ने 35 दिन का अनशन किया। अब इसी समय से गांधी जी के खून के प्यासे उन्हें मारने का षड्यंत्र करने लगे थे। गांधी जी की हत्या के 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी 1948 को बिरला भवन में हत्या के प्रयास किए जा चुके थे और गांधी जी ने इग्नोर कर दिया। चूँकि गांधी जी मुसलमानों के लिए 55 करोड़ रुपए देने के लिए सरकार से जिद कर रहे थे, तो सरकार ने 55 करोड़ का भुगतान कर दिया। और जब असेंबली में गांधी जी पर बम गिराया गया तो इसे उसी हिंसा से जोड़कर देखा गया कि ये 55 करोड़ से संबंधित मामला था। नाथुराम इससे पहले 2 बार 1934 और 1944 में गांधी जी को मारने की कोशिश कर चुका था, पर असफल होने पर वह अपने दोस्त आप्टे के साथ मुंबई चला गया। इन दोनों ने दत्तात्रेय परचुरे व गंगाधर दंतवते के साथ मिलकर एक पिस्तौल खरीदा तथा 29 जनवरी 1948 को दिल्ली वापस आ गए सब, और ये चारों दिल्ली स्टेशन के रिटायरिंग रूम में ठहरे।
इधर अभी आज़ादी के महज 5 महीने हुए थे तथा नेहरू व पटेल के बीच में मतभेद की खबरें आने लगी। तभी गांधी जी ने पटेल से बात करने के लिए बुलाया। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी ने पटेल से मुलाकात के बाद 5:15 पर बिरला हाउस से प्रार्थना सभा की ओर चले। पटेल के साथ बातचीत के समय में ज़्यादा समय लग जाने के कारण प्रार्थना सभा में जाने में देर हो गई, तो वे अब शॉर्टकट से जाने लगे। गांधी जी प्रार्थना स्थल के लिए बने चबूतरे की सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि खाकी कपड़े पहने नाथूराम उनकी तरफ बढ़े। हाव भाव से लग रहा था कि वे गांधी जी के पैर छूना चाहते हैं। आभा ने रोकने की कोशिश भी की पर उन्हें धक्का दे दिया। तभी गोडसे ने अपनी पिस्तौल निकाली, पॉइंट ब्लैंक रेंज से लगातार 3 फायर किए। एक सीने में लगी तथा 2 उनके पेट में लगी। गांधी जी जमीन पर गिरे। उनके मुंह से निकला, हे राम। इस वक्त 5:17 हुए थे। गुहा ने लिखा, सरदार पटेल से मिलकर गांधी आए थे। पटेल अपने घर जैसे पहुंचे पता चला कि गांधी जी को गोली मार दी। तभी पटेल उन्हें उल्टे पैर अपनी बेटी मणिबेन के साथ वापस बिड़ला हाउस पहुंचे। उन्होंने गांधी जी की कलाई इस प्रकार पकड़ी कि उनमें कुछ अब भी जान बची हो। मौजूदा डॉक्टर बीपी भार्गव ने ऐलान किया कि गांधी जी को पूरी दुनिया से विदा लिए 10 मिनट हो चुके हैं। 6 बजे सोच समझ के रेडियो पर इसका प्रसारण किया गया कि अब गांधी जी नहीं रहे। उसे को 15 नवंबर 1949 को अम्बाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। इस प्रकार भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, अहिंसा के पुजारी और हमारे राष्ट्रपिता ने बिड़ला भवन में अंतिम सांस ली।